तो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसमें हम अपने प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक सातवाहन है। जो पहली क्लास थी हमने शुंग वंश तक कर लिया था और उसमें एक छोटा सा वंश आया था कण्व वंश, वो भी हमने देख लिया था। अब हमारा सातवाहन से स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ लाइनों से। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। ए थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी मोटिवेशन के साथ में हमें भी अपने आप को बहुत मोटिवेट रखना है और सब टॉपिक धीरे धीरे से अच्छे से याद कर लेने हैं। चलिए देखिए सातवाहन। शिमुक ने 600 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा को मारकर इस वंश की स्थापना की थी। इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठपठान को बनाया था, यानी जो कि गोदावरी नदी के किनारे थी। और जो ये प्रतिष्ठान है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में था। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इस वंश को अंधवंश भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए इसके प्रमुख शासक कौन कौन हुए। शिमुक, शातकर्णी। इन्होंने 2 यज्ञ कराए थे। इसमें पहला था अश्वमेध यज्ञ और दूसरा राजसूय यज्ञ। इन्होंने किसने कराए थे? सातकर्णी ने। फिर है तीसरे गौतमी पुत्र सातकर्णी और फिर है विशिष्टि पुत्र और यज्ञ ऋषि। इस वंश के कुछ प्रमुख साहित्यकार हैं, देखिए। इसमें पहले हैं हाल, जिनकी पुस्तक गाथा सप्तशती है। दूसरे हैं गुणाढ़, जिनकी पुस्तक बृहत कथा है। यह इनकी रचना की गई थी, यानी ये बुक का नहीं, एक रचना का नाम है। यहाँ पर देखिए हैशटैग नोट। जो सातवाहन वंश के बारे में नाना घाट अभिलेख में, यानी नाना घाट अभिलेख में सातवाहन वंश के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए मुद्रा का प्रचलन। चांदी, यानी इस वंश के दौरान कौन कौन सी मुद्राओं का प्रचलन था? तो चांदी, तांबा, शीशा, जिसको सर्वाधिक जो कि सर्वाधिक पॉपुलर यानी प्रसिद्ध थी इनके काल में। पोटीन, कांस्य की मुद्रा का प्रमुख प्रचलन था इन सभी का। इस वंश के समय में ब्राह्मणों को भूमि यानी अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहनों ने ही किया था। सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम सातवाहनों ने इस प्रथा का प्रचलन किया था, जो कि ब्राह्मणों को भूमि, यानी जो ब्राह्मण होते थे उनको दान में भूमि दी जाती थी। इनकी राजकीय भाषा प्राकृत और ब्राह्मणी थी। सातवाहन का राजकुल प्रतीकात्मक था, यानी जो प्रतीकात्मक होता है वो होता है कि जैसे राजवंश चलते हैं तो इनका पिता के अनुसार था कि जैसे अब एक पिता है, उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा, इस तरह राजा होया करते थे। तो ये पितृकात्मक इनका राज्य था, क्योंकि राजा का उत्तराधिकारी ही राजा बनता था। सातवाहन ने ग्रामीण क्षेत्रों का काम गोलमिक को सौंपा था। पूछ लिया जाता है कि सातवाहन वंश के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों का काम किसको दिया जाता था? तो किसको दिया जाता था? गोलमिक को दिया जाता था। हैशटैग नोट देखिए यहाँ पर। महत्वपूर्ण संस्थापकीय कृति। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं उनकी स्थापत्य। कारले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा गुफाएं का निर्माण, अमरावती का विकास होने इन्होंने ही कराया था। इनको दक्षिणा पथ का स्वामी भी कहा जाता है, यानी ये दक्षिणा पथ के स्वामी भी रहे थे। नोट देखिए यहाँ पर। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम कराया था। इसके बाद आता है चेदी वंश। यहाँ पर देखिए इसमें कलिंग का वर्णन है। अशोक की मृत्यु के बाद प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व चेदी वंश का उदय होता है, जिसमें प्रतापी राजा है वो था खारवेल। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। यहाँ पर देखिए यह जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? खारवेल।
मुनियों के लिए इसने उदयगिरी पहाड़ी पर गुफाएं बनवाई थी। यहाँ पर हम जो ये वाला टॉपिक है भारत के यवन राज्य, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम गुप्त साम्राज्य देख लेते हैं बुक से, क्योंकि जो सर ने कराया था वो सब बुक में था, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि बहुत डीपली बुक में भी दिया हुआ है, तो हम उससे कवर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत्य थे, यानी समकालीन थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसका जो शासनकाल था 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहा था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच, जो कि 280 से 320 ईस्वी तक हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी से 350 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था। इसने लिच्छविनी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि महाराजाधिराज की जो उपाधि है वो किसने धारण की है। तो वैसे तो काफ़ी शासकों ने की थी, बट कुछ एक नाम तो ऐसा दे देंगे कि जिसने की है, और 3 नाम ऐसे दे देंगे जिसने नहीं किया है। तो इन जो महाराजाधिराज की जो ये उपाधि है, इसे किस किस शासक ने धारण की है वो हम इकट्ठा देख लेंगे एक जगह। जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस किस राजा ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी और किसने नहीं की थी। तो जो क्वेश्चन आता है उसका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा वो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर गुप्त सावंत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं लगाना, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य लगा देंगे तो वो मौर्य वंश का हो जाएगा। तो इसको चंद्रगुप्त ही बोलना है बस। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसमें यही आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमार्क एवं परम भगवानवत की उपाधि धारण की। इसने कविराज की उपाधि धारण की है। इसकी कविराज की उपाधि बहुत पूछी जाती है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उनके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया जाता है। यानी जो उसके समय के सिक्के थे उन पर जो समुद्रगुप्त है वो हाथ में वीणा लिए हुए हैं, शायद बजाते हुए हैं। तो सब का कहना है कि वो संगीत प्रेमी थे, इसीलिए वो वीणा बजाते थे। कविराज के साथ साथ इनको एक उपाधि और मिली हुई है, उसका नाम है विद्या रक्षक। तो विद्या रक्षक किसे कहा जाता है, वह भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। किसकी रचना की? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की इसने। और जो हरिसेन है इनके बारे में प्रयाग परिसी अभिलेख में बताया गया है। नोट देखिए यहाँ पर, परम भगवान्त की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। ये प्रथम शासक हुए थे, ठीक है ना। उपाधि धारण करने वाले गुप्त वंश के नहीं, जिन्होंने ये वाली उपाधि धारण की थी उसके। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसके शासक में चीनी बौद्ध यात्री फरहान भारत आया था। यह 399 से 414 तक भारत में रहा। नेक्स्ट देखिए, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे।
तो चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। यहाँ पर देखिए, ये सर ने नहीं बताया, एक बार फिर भी आप पढ़ लीजिए। शाब चंद्रगुप्त सेकंड का राजकवि था। कौन? शाब। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जयिनी विधा के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पर देखिए, अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। तो पूछा जाता है, नवरत्न किसके शासन काल में थे या किसके दरबार में थे? तो वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसमें महाकवि कालिदास और कालिदास के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरी, शपकन, जो कि फलित ज्योतिष के विद्वान थे। फिर थे अपर सिंह, जो कि कोशकार थे। फिर है सुकु, यह वस्तुकार थे। फिर वेतालभट्ट और घटकरपन, वरामिहिर, जो कि एक खगोलिक विज्ञान थे, एवं वररुचि जैसे विद्वान थे। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रगुप्त सेकंड का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन था, जो कि एक वैश्य शैव मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का पाखंड विद्वान या पंडित तथा एक कवि भी था। यहाँ पर देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुए। यह 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक हुए थे। नेक्स्ट देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था, जो कि 455 से 467 तक ईस्वी तक हुए। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया, यानी उसको दोबारा से उसकी मरम्मत कराई थी। स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के शासनकाल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमियां थी। पहले देखिए, क्षेत्र, यह कृषि के योग्य भूमि थी। फिर थी वास्तु, यह वास करने योग्य भूमि थी। और फिर है चारागाह भूमि, यह पशुओं के चारा योग्य भूमि थी। शील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। अपृहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। यहाँ पर देखिए, सिंचाई के लिए रहट या घटी यंत्र का प्रयोग होता था। कब? गुप्त वंश के समय में। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अब हम देखेंगे गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए, ये मंदिर है, ये स्थान जहाँ पर वो हैं। विष्णु मंदिर, यह तिगवा यानी जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर, यह भूमरा यानी नागोदरा मध्य प्रदेश में स्थित है। पार्वती मंदिर, यह नयना कुठार यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। दशावतार मंदिर, जो कि ईंटों द्वारा निर्मित है, यह देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में
स्थित है। यह बेतवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? बेतवा। पूछा जाता है कि दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में स्थित है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बोलेंगे बेतवा नदी। यहाँ पर देखिए शिव मंदिर, यह कहाँ पर है? यह खोह यानी नागौद मध्य प्रदेश में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर, यह भी ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है जो कि भीतर गांव कानपुर यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए दोस्तों, जो सर ने पढ़ाया है मैं आपको वही पढ़ाऊंगी, रिलेवेंट चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ानी है। अब बाकी आपको दिए गए हैं ये टॉपिक, अगर आपका मन है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, पर जो हमें सर ने पढ़ाया हम वो पढ़ते हैं। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के अरण्य अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। जो सती होने का प्रमाण है वो सर्वप्रथम गुप्त वंश है उनके समय में मिला था, और वो 510 ईसा पूर्व में मिला था। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये देखिए। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इनमें यानी जो गुप्तकालीन गुफा है वो 16 और 17 है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्रण प्रशंसनीय है। यहाँ पर देखिए, गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत यानी दर्शाए गए हैं। यहाँ पर देखिए, अजंता की गुफा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा, जो बाघ जिला धार में मध्य प्रदेश में स्थित है, नामक स्थान पर विंध्या पर्वत को काट कर बनाई गई थी। यहाँ पर ये नोट दिया गया है, ये भी देखिए। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, जो कि संस्कृत भाषा में है, को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला मित्र भेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा संधि विग्रह, फोर्थ लब्ध प्रणास, और 5वां है इसमें अपरीक्षाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे हैं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर बनाने की कला शैली का जन्म भी गुप्त काल से ही हुआ था। यहाँ पर देखिए, कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतला, जो कि राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा है, द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी प्रथम रचना है। यहाँ पर देखिए, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ, और ऐसी प्रथम रचना है जिसको भगवत गीता कहा जाता है। मतलब इसी के बेस पर है ये भगवत गीता भी। संस्कृति उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो यह गुप्त काल को कहा जाता है। नोट देखिए यहाँ पर, नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसके बाद हम कल काटक वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज इतना ही। हमने गुप्त साम्राज्य को पूरा कर लिया है, और इससे बाहर कोई चीज़ नहीं जाएगी। बाकी जो पिनाकिल की बुक है मेरी, जो उससे हम
इन सभी टॉपिक का रिवीजन करते रहेंगे। उसमें जो 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 2023 तक के सब हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन भी है जिससे हम बहुत अच्छी तरह अपना रिवीजन कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक यू।